फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो जेआईबी का पहला पेपर है उसका चैप्टर नंबर 13 जो कवर करता है बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप। इसके अंदर हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैंडेट का डेफिनेशन देखेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी, गार्निशी ऑर्डर, बैंकर्स लीन, राइट ऑफ सेट ऑफ डेफिनेशन। उसके बाद इसमें अटैचमेंट ऑर्डर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये मेंशन नहीं है, नए सिलेबस में वो भी मेंशन है तो वो भी देखेंगे। So we are going to start with the introduction। बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है? ये जो है बैंक अकाउंट के ऑपरेशनल एस्पेक्ट को कवर करता है। नॉर्मली कस्टमर ऑपरेट करता है अपना अकाउंट हिमसेल्फ, बट सम ओकेजन में क्या होता है कि कस्टमर जो है अकाउंट होल्डर गिव एन अथॉरिटी टू अनदर पर्सन, वो किसी और पर्सन को ऑथराइज़ करता है एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन करके कि मेरा अकाउंट मेरे बिहाफ में अब ये पर्सन दूसरा पर्सन जो है वो ऑपरेट करेगा। तो इस केस को स्पेशल रिलेशनशिप में माना जाता है। उसके बाद हम लोग सबसे पहला जो है वो मैंडेट देख लेते हैं। मैंडेट होता क्या है? मैंडेट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक लेटर दिया जाता है, बैंक को एक कस्टमर लेटर देता है जो कस्टमर बैंकों को देता है और यह बताता है कि देयर इज़ सर्टेन पावर जो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को डिलीगेट करता हूँ जो मेरे एब्सेंस में मेरे अकाउंट को ऑपरेट कर सके। सो इस केस में बैंक जो है कस्टमर के उस मैंडेट को रिकॉर्ड करती है अपने डेटाबेस में और फिर अकाउंट का ऑपरेशन जो है मैंडेट होल्डर को अलाउ करती है। कुछ साइलेंट फीचर्स है, साइलेंट पॉइंट है मैंडेट के बारे में यहाँ पे मेंशन है। द कस्टमर इन्फॉर्मिंग द बैंक दैट ही हैज़ ऑथराइजेज अ पर्सन मैंडेटरी टू ऑपरेट द अकाउंट ऑन हिज बिहाफ। उसके बिहाफ में सपोज एक कस्टमर है, वो अपने बिहाफ में एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है, मेरे बिहाफ में मेरा अकाउंट ये पर्सन ऑपरेट करेगा। The signature of the mandatory are obtained in the mandate letter and verified by the customer। जो लेटर होता है उस पर मैंडेट होल्डर का सिग्नेचर होता है और उस मैंडेट होल्डर के सिग्नेचर को कस्टमर वेरीफाई करता है। मैंडेट इज़ नॉर्मली इशूड फॉर अ शॉर्ट और टेम्प्ररी पीरियड। ये मोस्टली जो है शॉर्ट या टेम्प्ररी पीरियड के लिए इशू होता है या किया जाता है। नेक्स्ट है द मैंडेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के केस में मैंडेट नहीं होता। मैंडेट जो है इंडिविजुअल के केस में होता है, इंस्टीट्यूशन के केस में फिर पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाएगा। इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर ऑल कस्टमर मस्ट साइन। देखिए अगर कोई अकाउंट ज्वाइंट होल्डर है तो उसके केस में सारे जितने भी ज्वाइंट होल्डर्स हैं, जितने भी कस्टमर ज्वाइंट में है, सबके सिग्नेचर उस मैंडेट लेटर पे कंपलसरी होता है, जिसको किसी थर्ड पार्टी को अगर वो लोग मैंडेट बना रहे हैं तो। और वेयर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑल पार्टनर्स शुड साइन द मैंडेट लेटर। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो सारे पार्टनर को साइन करना ज़रूरी है। देन अ मैंडेट सीजेस टू बी वैलिड ऑन डेथ ऑफ इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी। अब देखिए मैंडेट का केस हो या पावर ऑफ अटॉर्नी का केस हो, जब भी डेथ, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, इंसैनिटी कस्टमर या गिवर का हो जाता है तो उस केस में जो है ये टर्मिनेट कर दिया जाता है, मैंडेट टर्मिनेट हो जाता है। फिर अ मैंडेट कैन बी विड्रॉ एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। जिस अकाउंट होल्डर ने मैंडेट होल्डर अपॉइंट किया है वो अकाउंट होल्डर उसको विड्रॉ भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी। मैंडेट के केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेटर ऑफ मैंडेट जो है वो अनस्टाम्प्ड होता है, स्टाम्प नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? अनस्टाम्प का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि किसी भी नोटरी पब्लिक से या स्टाम्प पेपर पर लेटर ऑफ मैंडेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में ऐसा ज़रूरत है, ये लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है जो कि स्टाम्प करवाना ज़रूरी है, बट मैंडेट के केस में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैंडेट होल्डर अनस्टाम्प होता है कि स्टाम्प्ड होता है। देन आ जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। सो वी आर गोइंग टू सी कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यह एक अथॉरिटी लेटर होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के नाम पे देता है कि मेरे बिहाफ में मेरे अकाउंट को दूसरा पर्सन जिसका नाम पावर ऑफ अटॉर्नी पे लिखा हुआ होता है वो ऑपरेट करेगा। डेफिनेशन देखिए, अभी मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों तो सेम हो गया, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि ये अनस्टाम्प्ड होता है मैंडेट एंड ये जो पेपर होता है वो स्टाम्प्ड होता है, स्टाम्प होता है और ये लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है बैंकों में। इसके केस में एक वर्ड यूज होता है जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है, जो एग्जीक्यूट करता है उसको डोनर कहा जाता है, और जिसके नाम पे बनाया जाता है, जिसके फेवर में बनाया जाता है, प्रिंसिपल इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन कॉल्ड डोनिंग एजेंट। तो टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर, मतलब जो भी पर्सन है उसके बिहाफ में एक्ट करेगा एज पर द अथॉरिटी गिवन बाय द डॉक्यूमेंट। उसके बाद इसके भी कुछ साइलेंट फीचर है। वो क्या है?
2 टाइप्स ऑफ पावर अटॉर्नी जनरली ग्रांटेड, 2 तरह के पावर ऑफ अटॉर्नी, एक तो हो जाता है जनरल जिसको यूनिवर्सल भी कहा जाता है, एंड सेकेंड हो जाता है स्पेशल जिसको लिमिटेड कहा जाता है। नाम सजेस्ट कर रहा है कि लिमिटेड पावर दिया जाएगा, यहाँ पे नेम सजेस्ट कर रहा है कि सारे के सारे पावर दिए जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू सी, वी कैन सी द डिफरेंस कि जनरल और लिमिटेड में क्या होता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी गिव्स पावर टू, यहाँ पे देखिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू फॉर एक्टिंग इन मोर देन वन ट्रांजेक्शन, एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। और स्पेशल या लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए मोस्टली, देखिए यहाँ पे इट इज़ फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन। सो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इशूड फॉर एक्टिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन एंड कन्फर वेरी एक्सटेंसिव पावर। वो कौन कौन से पावर और रहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के पास, वो है कि वो चेक को साइन कर सकता है, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक कर सकता है, टू साइन बोरोअर डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कुछ डॉक्यूमेंट भी साइन कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ में। और ये जो है पावर ऑफ अटॉर्नी वो स्टाम्प्ड होता है। स्टाम्प्ड का मतलब ये होता है कि ये एग्जीक्यूट हो जाता है नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट के प्रेजेंस में, या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ऑथराइज टू डू सो, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए जिनको रखा गया है उनके सामने में ये एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ पे देखिए पावर अटॉर्नी होल्डर मस्ट साइन है, उसका साइन ऐसा होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि साइन कैसा होता है, और फिर ऑप्शन आपको डिफरेंट दे देगा। तो ये पर प्रो करके यहाँ पे रहेगा, फिर सिग्नेचर कंस्टिट्यूएंट अटॉर्नी यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो ये इसका एक परफॉर्मा है जो कि आप एक ध्यान में रखिए। एंड इट इज़ मेंशन हियर कि कब टर्मिनेट कर दिया जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी, डेथ हो जाता है, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी या वाइंडिंग ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी का, अगर लिक्विडेशन या कंपनी बंद हो रहा है उस केस में जो है पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैंड रिवोक हो जाता है, जिसको टर्मिनेट माना जाता है। देन आता है डिलीगेशन ऑफ पावर। इफ़ द होल्डर ऑफ अ ज्वाइंट अकाउंट वांट टू एम्पावर अ थर्ड पार्टी टू ऑपरेट द ज्वाइंट अकाउंट, द अथॉरिटी शुड बी साइंड बाय ऑल द अकाउंट होल्डर। हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैंडेट के केस में ये पॉइंट देखा था, तो वही यहाँ पे डिफरेंट डिलीगेशन ऑफ पावर कैसे कैसे हो सकता है उसके बारे में दिया है। देन आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि गार्निशी ऑर्डर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गार्निशी ऑर्डर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। सो यू कैन सी द डेफिनीशन कि गार्निशी ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑब्टेन्ड बाय अ जजमेंट क्रेडिटर अटैचिंग द फंड बिलोंगिंग टू अ जजमेंट डेटर in the hand of his debtor, including a bank who is called garnishee, advising not to release the money until directed by the court to do so। अभी इसमें कुछ टर्म यूज़ हुए हैं कि जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर, ये सब क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं पहले। यहाँ पे जजमेंट डेटर क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिसने पैसा दिया है, जिसने लोन दिया है, जिसने क्रेडिट दिया है, उसको जजमेंट क्रेडिटर बोल देते हैं। फिर उसके बाद जजमेंट डेटर जो है जिसने कर्ज या डेट लिया है, ऐसा पर्सन, वो पर्सन जिसने पैसा लिया है वो जजमेंट डेटर हो जाता है। और गार्निशी जो होता है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि गार्निशी इज़ अ बैंक। सो इसके केस में क्या होता है, जो भी लोन प्रोवाइड करता है, जिसने भी जजमेंट क्रेडिटर ने लोन प्रोवाइड किया है, वह एक कोर्ट से ऑर्डर निकलवाता है कि ऐसे बैंकों में जहाँ पे भी जजमेंट डेटर उसका, जिसको उसने कर्जा दिया है, उसका जिस बैंकों में अकाउंट है उस बैंक में एक ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर ऑब्टेन करा के और वो बैंकों में भिजवाता है कि जो भी अकाउंट में पैसे हैं वो सबको जो है रिलीज नहीं किया जाए जब तक कोर्ट ऐसा करने के लिए ना कहे। नॉट टू रिलीज़ द मनी अनटिल डायरेक्टेड बाय द कोर्ट टू डू सो। तो ये जो होता है वो गार्निशी ऑर्डर होता है। देन ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था या किस कोड के तहत इंट्रोड्यूस हुआ है वो देख लेते हैं। सो गार्निशी ऑर्डर का जो प्रोविज़न ऑफ इशुएंस होता है वो होता है सेक्शन 60 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मेंशन कर दीजिए। 1908 जो है सिविल प्रोसीजर कोड, उसका ऑर्डर नंबर 21 रूल 46 के अंतर्गत जो होता है ये इशुएंस होता है। यहाँ पे देखिए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चेक प्रेजेंटेड आफ्टर सर्विस ऑफ गार्निशी ऑर्डर शुड बी रिटर्न विद द रिमार्क्स रेफर टू ड्रॉअर। अगर ऐसा चेक प्रेजेंट हो जाता है जैसे कि गार्निश ऑर्डर आया और ऑर्डर अटैच होने के बाद अगर कोई चेक आता है तो वो रिटर्न सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहा, उस अमाउंट जो स्पेसिफाई है उससे ज़्यादा बैलेंस नहीं है, तो रेफर टू ड्रॉअर करके ये जो है रिटर्न हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है द सर्विस ऑफ गार्निशी ऑर्डर इज़ प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग। यहाँ पे जो 2 स्टेज में गार्निशी ऑर्डर होता है,
पहला होता है ऑर्डर नीसी एंड दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर नीसी जो होता है वो फर्स्ट है। थ्रू ऑर्डर नीसी कोर्ट सीक्स द बैंक टू एडवाइज एज टू वाई द फंड इन द अकाउंट ऑफ जजमेंट डेटर शुड नॉट बी अटैच फॉर द मीटिंग ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द जजमेंट क्रेडिटर। सो ये सबसे पहला जो इशू होता है, सबसे पहला कोर्ट जो फर्स्ट स्टेज में इशू करता है वो ऑर्डर नीसी कहलाता है। सेकेंड स्टेज में जो इशू करता है उसके बाद में तो उसको अब्सोल्यूट कहा जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट होता है कि मोस्टली जो है गार्निशी ऑर्डर जो है नॉर्मली डज नॉट मेंशन द अमाउंट, उसमें मोस्टली अमाउंट मेंशन नहीं होता है। तो उस केस में बैंक के अकाउंट में जितने भी अमाउंट है सब पे वो एप्लीकेबल हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। बट अगर अमाउंट स्पेसिफाइड है तो ऑर्डर जो है ऑर्डर विल अप्लाई फॉर दैट स्पेसिफाइड अमाउंट ओनली, उतने ही अमाउंट पे वो लगेगा। हेयर इट इज़ मैंशन सम डूज एंड डोंट अंडर गार्निशी ऑर्डर। बैंक को गार्निशी ऑर्डर अगर रिसीव हुआ है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पेमेंट ऑफ चेक की बात करें, अगर कोई उस अकाउंट से कैश पेमेंट के लिए एक चेक आया है और अकाउंट को डेबिट कर लिया गया है, बट उस आदमी के हाथ में जो भी कैश लेने आया है उसको पैसा हाथ में नहीं दिया गया है, तो उस समय बैंक कैन रिफ्यूज़ टू पेमेंट और एक अप्रोप्रिएट रीज़न बता के इंडिकेट करके उसका पेमेंट रोक देगी। ये चेक पेमेंट के केस में अगर कैश के लिए आया है, अकाउंट डेबिट तो हो गया है बट हमने उसके हाथ में पैसे दिए नहीं है, कैशियर ने अभी तक पैसे दिए नहीं है उसके हाथ में, तो पेमेंट रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अगर चेक क्लियरिंग की बात करें कि अगर उस कस्टमर ने किसी को चेक दिया है क्लियरिंग में और वो आज हमें रिसीव हो गई है क्लियरिंग में, तो इस केस में क्या करेंगे। इफ़ द ऑर्डर इज़ रिसीव बिफोर द स्टिपुलेटेड रिटर्निंग टाइम, अगर 11 बजे का टाइम है रिटर्न करने का चेक का और गार्निशी ऑर्डर हमें 10:45 को मिल गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि चेक का क्लियरिंग रोक देंगे, चेक को रिटर्न दे देंगे विद द वैलिड रीज़न रिसीव गार्निशी ऑर्डर। तो ऐसा जो है हम लोग अगर हमें पहले ही गार्निशी ऑर्डर मिल गया और चेक रिटर्न टाइमिंग अभी बाकी है तो उस केस में हम लोग उस चेक को रिटर्न कर देंगे, क्लियरिंग चेक भी रिटर्न हो जाएगा इस केस में। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रांसफ़र की। अगर इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए भी चेक आया है तो वो भी हम लोग उसका क्रेडिट देना कैंसिल कर देंगे, वो भी हम लोग रिटर्न कर देंगे अनपेड। सो ये चेक पेमेंट की बात हो गई। देन सेकेंड हम देखते हैं राइट टू सेट ऑफ। राइट टू सेट ऑफ की बात आती है तो इस केस में जो है बैंक इज़ नॉट बाउंड बाय द गार्निशी ऑर्डर। बैंक का जो इंटरनल क्रेडिट ऑलरेडी अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया है और उसके दूसरे अकाउंट से अगर राइट टू सेट ऑफ अप्लाई कर रहा है बैंक, देन बैंक इज़ नॉट बाउंड। बैंक अपना राइट टू सेट ऑफ कर लेगा, गार्निशी ऑर्डर उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कहता है कि अगर फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट के अगेंस्ट में लीन मार्क किया हुआ है तो उस पर गार्निशी ऑर्डर अटैच नहीं होगा। अगर उससे एक्सेस फंड होता है तो अटैच हो जाता है। और बैंक जो है देन राइट टू सेट ऑफ हैज़ टू इंटीमेट। राइट टू सेट ऑफ की केस कहें तो फिर वो इंटीमेट करता है कोर्ट को कि ये जो ऑर्डर आया तो हमारा जो है ऑर्डर मस्ट बी वैकेटेड, वो ऑर्डर वैकेट हो जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट एनी एक्सेस ओवर द लीन मार्क, लीन मार्क से ज़्यादा अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, उस पर गार्निशी ऑर्डर जो है एप्लीकेबल होगा। देन वी कैन सी अनक्लियर्ड इफेक्ट एंड सब्सिक्वेंट क्रेडिट इन अकाउंट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछा है। ये जब क्लियरिंग चेक की बात की है कि कोई क्लियरिंग चेक उसके अकाउंट में लगा है, फ्लोट में बैलेंस है, पैसा आने वाला है उसके अकाउंट में, बैलेंस रिप्रेजेंटिंग चेक सेंट इन क्लियरिंग येट नॉट क्लियर कैन नॉट बी अटैच। ये अटैच नहीं होगा। ये जो पैसा है, पैसा जो आने वाला है, गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो गया उसी समय वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो पैसा आता है उस पर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉइंट अकाउंट के केस में क्या होगा। अगर जॉइंट अकाउंट का केस है, जैसे हस्बैंड वाइफ का जॉइंट है, टू ब्रदर के साथ जॉइंट है, मदर के साथ, फादर के साथ, डॉटर या सिस्टर या टू फ्रेंड्स का जॉइंट अकाउंट है, उस केस में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। गार्निशी ऑर्डर जो है जॉइंट अकाउंट में अगर ईदर और सर्वाइवर का केस रहा, अकाउंट को ऑपरेट करने का जो मैंडेट है ईदर और सर्वाइवर का है, ऑपरेशन क्लॉज आइदर सर्वाइवर है, तो उस केस में जो है अटैचमेंट कैन नॉट अटैच। लेकिन अगर इन केस वो जो है फॉर्मर और सर्वाइवर का केस है तो अटैचमेंट होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इधर सर्वाइवर में अटैचमेंट नहीं होगा, फॉर्मर सर्वाइवर में अटैचमेंट होगा। फॉर्मर सर्वाइवर के केस में अटैचमेंट क्यों होगा? क्योंकि फॉर्मर के नाम पे अगर गार्निशी ऑर्डर इशू है तो उसने कर्जा लिया और पैसे पे नहीं किया। वैसे भी सर्वाइवर जो है फॉर्मर की डेथ के बाद ही उस पैसे का हकदार होता है, इसके लिए वो अगर फॉर्मर का कर्ज है तो वो इस पे अटैच हो जाता है। वैसे भी पैसा सर्वाइवर को फॉर्मर के डेथ के बाद मिलता है। तो ये क्लॉज है, ऑपरेशन क्लॉज, अगर फॉर्मर सर्वाइवर है तो इस केस में गार्निशी ऑर्डर जो है एप्लीकेबल होता है। ट्रस्ट के केस में क्या होता है, देखिए ट्रस्ट अकाउंट में अगर
वो पर्सन होल एंड सोल ट्रस्टी है, फिर भी वो अटैच नहीं होगा, गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप के केस में देखिए, पार्टनरशिप के केस में अगर कंपनी के नाम पे गार्निशी ऑर्डर इशूड है तो उस केस में अगर हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट पे भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, अटैच होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल के नाम पे अगर गार्निशी ऑर्डर आया है तो वो कंपनी के पार्टनरशिप अकाउंट पे जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए ये कन्फ्यूज नहीं हो, ये आराम से समझ लेते हैं कि इन केस कंपनी के अकाउंट पे इशू हुआ है गार्निशी ऑर्डर तो उसके पार्टनर भी लाइबल होते हैं, इसलिए पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट पे भी गार्निशी ऑर्डर अटैच हो जाएगा। अगर इस कंपनी के पार्टनर है, उनके इंडिविजुअल किसी एक पार्टनर के नाम पे गार्निशी ऑर्डर निकला है तो वो कंपनी के अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ लिक्विडेटर अब देख लेते हैं। तो लिक्विडेटर के केस में जो है, लिक्विडेटर के पैसे पे भी गार्निशी ऑर्डर नहीं लगेगा। अगर कंपनी ही जजमेंट डेटर है, कंपनी के नाम पे जो है कर्ज है, तो लिक्विडेटर के नाम पे वो अटैचमेंट नहीं होगा। देन व्हेन द गार्निशी ऑर्डर डज नॉट नेम द कस्टमर करेक्टली और विथ अ सफिशिएंट एक्यूरेसी टू इनेबल द बैंक टू आइडेंटिफाई द अकाउंट in this book, the bank is not bound to act upon it and is responsible for passing check till the order is amended। ये क्या कहता है कि अगर गार्निशी ऑर्डर जो है आया लेकिन उसमें प्रॉपर ये बताया नहीं हुआ है, कस्टमर का नेम करेक्ट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ सफिशिएंट एक्यूरेसी नहीं दिया हुआ है, तो फिर गार्निशी ऑर्डर जो है वो अटैच नहीं होता है, बैंक बाउंड नहीं होता है वो अटैच करने के लिए। तो इस केस में कस्टमर अपना चेक वगैरह पास कर सकता है। फिर वैसे ही यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया है, देन वी कैन सी कि द बैंक कैन नॉट अप्रोप्रिएट द क्रेडिट बैलेंस टुवर्ड द कंटिजेंट लाइबिलिटी के केस में जो है वो कस्टमर, द बैंक कैन नॉट अप्रोप्रिएट द क्रेडिट बैलेंस टुवर्ड द कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर व्हेन द गार्निशी ऑर्डर अगर सर्व हो गया है, उस केस में कंटिजेंट लाइबिलिटी में अपनी क्रेडिट बैलेंस को बैंक जो है अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता है। देन उसके बाद आता है कि आउटसाइड इंडिया का अगर कुछ फंड है तो उसके बैलेंस पे जो है, इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन में है, तो उस पर भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। देन यहाँ पे अटैचमेंट ऑर्डर की बात कर रहा है कि अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, हमने देखा गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, वो जो है कोर्ट इशू करती है। अटैचमेंट ऑर्डर कौन इशू करता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी इशू करती है अंडर सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अंडर सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत जो है अटैचमेंट ऑर्डर इशू होता है। तो ये होता क्या है, एन अटैचमेंट ऑर्डर बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी अटैचेस द क्रेडिट बैलेंस एंड द बैलेंसेस ड्यू इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इफ़ द कस्टमर डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द टैक्सेस ड्यू फ्रॉम हिम। अगर कुछ टैक्स पेमेंट में उसने ड्यू कर दिया है, लेट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इस केस में जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी अटैचमेंट ऑर्डर इशू करती है और वो बैंकों को भेजती है। फिर बैंक उसमें अटैचमेंट ऑर्डर ये करके क्रेडिट बैलेंस पे जो है, जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है उस पर अटैचमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल करती है। देन इट कैन बी इशूड अंडर द अदर एक्ट लाइक वेल्थ टैक्स। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स एक्ट भी है, सेल्स टैक्स एक्ट भी है जो अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है। देन स्पेसिफिक अमाउंट टू बी अटैच इज मेंशन इन इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर। यहाँ पे देख लीजिए कि स्पेसिफिक जो अमाउंट लिखा हुआ है, अगर 1 लाख का अटैचमेंट ऑर्डर है, टैक्स नहीं पे किया है, तो उतने अमाउंट के लिए ही, स्पेसिफिक अमाउंट के लिए ही वो अटैचमेंट ऑर्डर जो है इशू होगा और वो बैंकों में अटैच होगा। देन आ जाता है कि अटैच द क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है कि कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा। जैसा कि हमने देखा गार्निशी ऑर्डर में कि अगर वो जॉइंट अकाउंट है तो इधर सर्वाइवर का क्लॉज है तो अटैच नहीं होगा, बट फॉर्मर सर्वाइवर का है तो उसके केस में अटैच होगा। तो अटैचमेंट ऑर्डर में हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट तो है कि डिपॉजिट हेल्ड बाय द कस्टमर एंड पेएबल टू कस्टमर। बैंकों का सेविंग या करेंट अकाउंट, बैंकों का अपना इंडिविजुअल अकाउंट, अगर बैंकों का इंडिविजुअल अकाउंट है तो उस केस में अटैचमेंट ऑर्डर जो है एप्लीकेबल होगा। जो क्रेडिट बैलेंस में है और कस्टमर को पेएबल है उस पर हम लोग इसको अटैचमेंट एप्लीकेबल होगा। सेकेंड है डिपॉजिट ड्यू बट नॉट पेएबल, फिक्स डिपॉजिट। अभी देखिए ऐसे डिपॉजिट है जो कि ड्यू है, जो पेएबल नहीं है, फिक्स डिपॉजिट है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। फिर थर्ड आ जाता है कि जॉइंट अकाउंट में है। गार्निशी ऑर्डर के केस में फॉर्मर सर्वाइवर है तो ही लगता है, बट यहाँ पे इधर सर्वाइवर का केस भी रहा
तो डिपॉजिट हेल्ड इन जॉइंट अकाउंट है तो उस पर भी वो नोटिस जो है, सिंगल नाम से भी नोटिस है तो भी अटैच हो जाएगा। फिर अमाउंट रिसीव सब्सिक्वेंट टू रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, जैसा ही ऑर्डर रिसीव हुआ उसी समय अगर पैसा भी रिसीव हुआ तो उस पर भी अटैचमेंट ऑर्डर लगेगा। फिर फंड्स इन द अकाउंट ऑफ डिजीज़ इंसॉल्वेंट कस्टमर, अगर ये जो पैसा है वो किसी कस्टमर नहीं रहा, डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके अकाउंट में फंड है, उस पर भी लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इवन व्हेन द बैलेंस इज़ लेस देन द अमाउंट अटैच द एप्लीकेबल अवेलेबल बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड टू बी अटैच। अगर 1 लाख का ऑर्डर है, अकाउंट में 85,000 ही है तो 85,000 पे लगेगा, जो है जितना अमाउंट उसके अकाउंट में है वो उस पर जो है वो अटैचमेंट ऑर्डर जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू सी बैंकर्स लीन क्या होता है। बैंकर्स लीन जो है, लीन इज़ अ राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन पोसेशन ऑफ द गुड एंड सिक्योरिटी ओन बाय द डेटर अंटिल द डेट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज़ पेड। इसका मतलब ये होता है, ये बैंकर्स लीन को हम लोग ना ये इसको इम्प्लाइड प्लेस भी कहते हैं। तो बैंकर्स लीन होता क्या है, यह जो है बैंकर्स लीन बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा होता है कि इन केस कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है और उसके किसी अन्य दूसरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो उसके उस डेट को कर्ज की भरपाई किया जा सकता है, या एनी गुड्स बेल किया है उस कस्टमर ने तो बैंकर कैन सेल देम टू पे द डेट डिफॉल्टेड बाय द कस्टमर। मतलब कुछ गुड्स वगैरह वहाँ पे बैंक ने सेफ कस्टडी में रखा है तो उसको भी सेल करने का राइट जो है वो बैंकों के पास होता है। बैंकों के पास राइट ऑफ सेल का ऑप्शन होता है जिसके तहत बैंक कस्टमर की सारी प्रॉपर्टीज़ या सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकती है। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात जब आती है तो सरफेसी एक्ट के तहत जी वो होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सरफेसी एक्ट 2002 के तहत राइट ऑफ सेल का ऑप्शन होता है, अदरवाइज़ बाकी सारे जो सिक्योरिटीज़ या गुड्स है उसको सेल कर सकती है। तो ये राइट बैंकर्स लीन का मतलब जो है, ये जो सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे यही बताया है कि उस बैंकर सेल कर सकती है, बैंकों का इम्प्लाइड प्लेस कहलाता है, इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है। सेट ऑफ राइट क्या होता है? सेट ऑफ इज़ अ राइट ऑफ अ डेटर, ये डेटर का सेट ऑफ इज़ अ राइट ऑफ द डेटर टू टेक इनटू अकाउंट अ डेट ओइंग टू हिम बाय क्रेडिटर व्हेन क्लेमिंग अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम और टू द क्रेडिटर। अभी देख लीजिए कि अगर कस्टमर का एक अकाउंट ओवरड्रॉन है और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक कंबाइन करके दोनों अकाउंट को कंबाइन करके और पैसे को रिकवर कर लेती है। तो वो बैलेंस जो है, बाकी जो बैलेंस है वो रिकवर कर लेती है, तो वो राइट ऑफ सेटअप का डेफिनेशन में आ जाता है। सो राइट ऑफ सेटअप के बारे में सिर्फ इतना ही जानिए, बाकी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर कस्टमर का एक अकाउंट ओवरड्रॉन है, यहाँ पे मेंशन है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है टू हिज क्रेडिट द बैंक, यहाँ पे देख लीजिए कि राइट ऑफ सेटअप इनेबल हिम टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस इन द कस्टमर अकाउंट विथ एनी बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन हिज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बैंक। सो इसका मतलब यही होता है कि एक अकाउंट ओवरड्रॉन है और दूसरा अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो दोनों को कंबाइन करके बैलेंस को रिकवर किया जाता है। तो ये राइट ऑफ सेटअप कहलाता है। तो राइट ऑफ सेट ऑफ के बाद हम लोग देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नए सिलेबस में ऐड हो गया है, इस बुक में मेंशन नहीं है तो मैं आपको अलग से इसको बता देती हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। कंज्यूमर मतलब कस्टमर हो गए। तो हम सब जानते हैं कि वी ऑल नो कि कस्टमर सर्विस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस होता है। बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे सर्विसेज रिलेटेड कंप्लेन होते हैं बैंकों में, जो कस्टमर पहले ब्रांच मैनेजर से करता है, फिर उसके बाद वो नोडल ऑफिसर को अप्रोच कर सकता है, बाद में बैंकों में जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होते हैं बैंकों में उससे भी वो कंप्लेन कर सकता है या करता है। लेटर ऑन वो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी अप्रोच करता है, कंप्लेन करता है। और वैसा ही एक है कि कंज्यूमर कोर्ट में भी अप्रोच कर सकता है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? ये कस्टमर के लिए है, कंज्यूमर के लिए है। ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अमेंड हुआ था। 1986 में सबसे पहले आया था, बाद में अमेंड हुआ था द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2002 और ये इफ़ेक्टिव हुआ था 15 मार्च 2003 से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 15 मार्च 2003 से इनेबल हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था फंक्शनिंग एंड ऑल। तो 6 प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अ कंज्यूमर इंडिविजुअली और जॉइंटली एनी वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का
कोई भी जो है वो फाइल कर सकता है एक कंप्लेन अंडर दिस एक्ट। कब कर सकता है? 2 साल के अंदर में जो है डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जिस दिन उसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, जिस दिन उसका कुछ इशू हुआ बैंक के सर्विस रिलेटेड या जो भी, तो उसके 2 साल तक के बीच में वो कभी भी कंप्लेन कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बाई द लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज। लीगल हेयर भी कर सकता है या कोई डेथ हो गया है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो कंप्लेन कर सकता है। देन अगेन वी कैन सी कि ये कंप्लेन होता क्या है। फॉर एनी डिफिशियंसी इन सर्विस, अगर बैंकों की सर्विसेज में कोई डिफिशियंसी पाया जाता है तो कस्टमर जो है कंप्लेन फाइल कर सकता है। डिफिशियंसी होता क्या है? डिफिशियंसी जो है फॉल्ट हो सकता है, इनपरफेक्शन हो सकता है, परफेक्टली उसका कुछ काम जो है वो करके नहीं मिला, या इनएडिक्वेसी, कुछ उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला उसके लिए, या क्वालिटी जो उसने सोचा था उसके हिसाब से नहीं मिला, नेचर एंड मैनर, ये कुछ भी जो है एक इशू बना के इशू जो भी किसी भी टाइप का अगर सर्विस इशू आता है कस्टमर को तो इससे रिलेटेड जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन कर सकता है। फिर ये 3 भागों में डिवाइड है, 3 टीयर्स में डिवाइड है। सबसे पहला तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिसका नाम है द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम। इसमें अप टू 20 लाख तक का जो है इसका कंप्लेन करने का, इसमें जो है 20 लाख तक के अमाउंट के लिए इसमें कंप्लेन होता है। देन सेकेंड आता है सेकेंड टीयर द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसमें 20 लाख टू 100 लाख तक के केसेस देखे जाते हैं। एंड थर्ड आता है द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो अगर 100 लाख के ऊपर होता है तो फिर नेशनल लेवल पे जाता है। नाउ कमिंग विद द क्वेश्चन आंसर, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला है लीन इज एन ऑफ अ क्रेडिटर टू रिसेंट पोसेशन राइट ऑफ अ क्रेडिटर, जिसने क्रेडिटर जो बैंक है उसका राइट है लीन जो है। सेकेंड है पर्टिकुलर लीन गिव्स द क्रेडिटर राइट टू रिटेन, तो इसमें स्पेसिफिक गुड्स एंड सिक्योरिटी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इनकर्ड आर नॉट पेड। फिर थर्ड है बैंकर्स लीन इज एन इम्प्लाइज प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकर लीन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होता है बैंकर लीन जो है? सेफ कस्टडी के केस में नहीं होता है, सिक्योरिटीज़ लेफ्ट नेग्लिजेंटली, अगर ऐसे ही छूट गया तो नहीं होता है। फिर डेट नॉट ड्यू, अगर कुछ कर्जा ड्यू नहीं है तो उस केस में जो है बैंकर्स का लीन नहीं होता है। तो ये ऑल द अबव में एप्लीकेबल नहीं होता है। देन राइट टू कंबाइन 2 अकाउंट बाई बैंक इज कॉल्ड, 2 अकाउंट को कंबाइन करना राइट टू सेट ऑफ हो जाता है। फिर राइट ऑफ सेट ऑफ इज अ बैंकर बैंक डिस्क्रिप्शन पे होता है। नेक्स्ट है गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाई कोर्ट, इशू करता है। अटैचमेंट ऑर्डर जो है इनकम टैक्स या सेल टैक्स या वेल्थ टैक्स भी कर सकता है, ए भी हो गया। पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफिस ये नहीं होता है। देन आता है मैंडेट इज अ अनस्टाम्प, जो मैंने आपको बताया कि नोटरी पब्लिक वगैरह के सामने जो है आपको स्टाम्प कराने की या स्टाम्प पेपर पे देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक लेटर दे दीजिए तो आपका मैंडेट जो है अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाता है। देन पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी यूनिवर्सल और लिमिटेड, आपने देखा कि एक जनरल होता है एक लिमिटेड होता है, जिसको जनरल को हम लोग यूनिवर्सल भी बोलते हैं। देन पर्सन टू हुम अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ गिवन, जिसको द पर्सन टू हुम द पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन इज़ कॉल्ड एंड हु गिव्स इट इज़ द कॉल, तो इसके केस में जो है डोनर और डोनी हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।